Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। राजनीतिक विचारधाराओं की चर्चा की हमारी श्रृंखला में अभी तक हमने बहुत सारी राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में बातचीत की है। आज की जो हमारी चर्चा है वह एक अलग विचारधारा से संबंधित होगी। यह एक ऐसी विचारधारा है जो पिछले 5 या 6 दशकों में उभरकर सामने आई है और यह पूरी चर्चा 2 भागों में बटी होगी। पहले भाग में यानी कि आज की चर्चा में मैं आप लोगों के सामने यह समझ प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से पश्चिमी देशों के सिद्धांतकारों के लेखन में इकोलॉजी का मुद्दा सामने आया है और उसकी एक आलोचनात्मक समझ कैसे बनाई जा सकती है। और अगले भाग में हम तीसरी दुनिया के देशों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर विशेष रूप से मैं कहूँ तो भारत के संदर्भ में पर्यावरण संबंधी चिंतन और उसकी विभिन्न धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे कि जो इकोलॉजी से संबंधित हमारे देश में लेखन हुआ है और उसकी एक धारा के रूप में जो पर्यावरणवादी लेखन हुआ है उसमें किस तरीके के विचार उभरकर सामने आए हैं। इस बात में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि मौजूदा समय में इकोलॉजी से जुड़े हुए मुद्दे हमारे जीवन के सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, अगर हम इस चीज़ की बात करें कि दुनिया में अलग अलग तरह की महामारियां फैल रही हैं, हाल के दौर में जो कोरोना उभर कर सामने आया, या फिर एक ऐसी स्थिति का सामने आना जिसमें कि अलग अलग भागों में जो दुनिया में लोग रह रहे हैं वो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं, तो इन सबके संदर्भ में इकोलॉजी का सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस पूरी समस्या को कैसे देखा जाए। आखिर यह वह कौन सा तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है जिससे मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के साथ बेहतर संतुलन बनाकर रह पाए या मनुष्य अन्य जीव और प्रकृति के बीच में एक बेहतर संतुलन बन पाए। तो आज की इस पूरी चर्चा में मेरी यह कोशिश होगी कि मैं पश्चिमी लेखन में जिस तरीके से एक सैद्धांतिकरण हुआ है इकोलॉजिज्म के बारे में, उसके बारे में आप लोगों से विस्तार से चर्चा कर पाऊँ। तो हमारी जो पूरी चर्चा है निश्चित रूप से उसमें हम इकोलॉजिज्म के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो इकोलॉजी संबंधी चिंतन है जिसमें कि अलग अलग तरीके की धाराएं उभर कर सामने आई, उसका विकास कैसे हुआ और किस तरीके से अन्य बहुत सारे लेखकों ने इसके बारे में अपने विचारों को रखा। तो अगर हम एक शब्द के रूप में इकोलॉजी को समझें, जिसकी हिंदी के लिए मैं पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आम बोलचाल की भाषा में हम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम इकोलॉजी शब्द पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये जो इकोलॉजी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो 1866 में जर्मन इकोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने किया था और यह ग्रीक शब्द ओक्यूज से बना है जिसका अर्थ है निवास या हैबिटेट। उन्होंने इसका प्रयोग जीवों के उनके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पर्यावरण से पूर्ण संबंधों की जांच पड़ताल के संदर्भ में किया था। अर्थात जो भी जीव होता है, मनुष्य भी उसमें से एक है, तो उसका अपने आसपास के परिवेश से, वो चाहे वो जीवित परिवेश हो या फिर वो जीवित ना हो, मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि पत्थर, नदी, इस तरह की चीजों में जीव का अंश नहीं माना जाता है, लेकिन जो दूसरे जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो जो होते हैं वो जीवित प्राणी के रूप में होते हैं। तो इन दोनों के साथ और काफी हद तक मनुष्यों का एक दूसरे के साथ भी जो एक संबंध होता है वह उसकी हैबिटेट का निवास करता है। उस हैबिटेट के साथ मनुष्यों का जो संबंध होता है उसकी जांच पड़ताल के संदर्भ में अर्नेस्ट हैकेल ने इसका प्रयोग किया था। 20वीं सदी के आरंभ में इसका अध्ययन जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में किया जाता था। अब 1960 के दशक में यह एक राजनीतिक शब्दावली के रूप में सामने आने लगा है। 1960 के दशक से ही विभिन्न देशों में हरित आंदोलनों की शुरुआत हुई। इस संदर्भ में जर्मनी में 1980 में जर्मन ग्रीन पार्टी सामने आई
अब ये जो एक जर्मन ग्रीन पार्टी का उभार था अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि यह एक ऐसा राजनीतिक दल आया जिसने कि विभिन्न मुद्दों को जो एक ग्रीनरी है या लोगों के जो पर्यावरण संबंधी अधिकार हैं उसके संदर्भ में देखना आरंभ किया। हम आगे यह देखेंगे कि विभिन्न देशों में इस तरह के विचार किस रूप में सामने आए और अगली परिचर्चा में हम हिंदुस्तान के संदर्भ में भी इसकी बातचीत करेंगे। बहरहाल एक विचारधारा के रूप में इसका उभार 1960 के दशक में हुआ, लेकिन पहले कई धर्मों और उनके ग्रंथों में भी जीवों के महत्व और उनकी रक्षा की बात देखी जा सकती है। हालांकि एक विचारधारा के रूप में इकोलॉजिज्म की स्थिति और पर्यावरण से इसके संबंध पर कई बार भ्रम की स्थिति रहती है। आखिर कि हम पर्यावरणवाद जिसे कह रहे हैं उसे हम किस रूप में समझें और वह इकोलॉजिज्म से कैसे भिन्न है। कुछ समय बाद मैं इस पहलू पर आऊंगा, लेकिन यहाँ हमें यह समझने और यह याद रखने की आवश्यकता है कि जो पुरातन धर्म हैं, जो अतीत काल से जो धर्म चले आ रहे हैं, अगर हम जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी में भी और काफी हद तक इस्लाम में भी एक ऐसी परिकल्पना हम देख सकते हैं जहां पर आसपास के परिवेश से या अन्य जीवों के साथ एक संतुलन बनाकर रहने की बात कही जाती है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा को वर्ज्य माना गया है, उस पर रोक लगाई गई है। उसी तरीके से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में भी विभिन्न जीवों को सम्मान के साथ देखने की बात कही गई है। तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि एक रूपरेखा प्रस्तुत किया गया विभिन्न धर्मों के द्वारा कि कैसे मनुष्य और जो दूसरे प्राणी हैं वो एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर एक समरसतापूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़ पाए। लेकिन अगर हम और नजदीक जाकर देखें आधुनिक समय में कि किस तरीके से बहुत सारे जो उपन्यासकार रहे हैं या राजनीतिक चिंतन रहे हैं, उन्होंने भी एक ऐसे जीवन की परिकल्पना की जो आधुनिक दौर में जो कारखानों पर आधारित जीवन था या जीवन उभर कर सामने आया था, उसकी आलोचना प्रस्तुत करता था और उसमें एक ऐसे जीवन की परिकल्पना की गई थी जिसमें व्यक्ति जो हैं वो साधारण जीवन व्यतीत करें, और या फिर कई बार ऐसे लेखकों ने सरल सामुदायिक जीवन की काफी तारीफ की। अगर हम महात्मा गांधी का लेखन देखें, थॉमस हार्डी का लेखन देखें, विलियम मॉरिस और पीटर क्रोपोटकिन जैसे चिंतकों के लेखन पर विचार करें तो हमें पाएंगे कि उनके लेखन में इस तरीके के आदर्शों पर काफी जोर दिया गया है। अब अगर हम पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकवाद के बीच के संबंधों पर विचार करें तो यह बात हमारे सामने साफ तौर पर आती है कि अगर रोजमर्रा के जीवन में हम लोगों की के द्वारा किए जाने वाले प्रयोग पर ध्यान दें तो अधिकांश लोग इकोलॉजी वर्ड का यूज नहीं करते हैं और वो इन्वायरमेंट वर्ड का यूज करते हैं, और इन्वायरमेंट जो है वो रोजमर्रा के जीवन में प्रचलित शब्द है। यह माना जाता है कि जब हम इकोलॉजी शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो वो एक ऐसा शब्द है जो कि काफी वैज्ञानिक अर्थ लिए हुए है, और पर्यावरणवाद एक ऐसा शब्द है जो कि सीधे तौर पर जो चीजें लोगों को प्रभावित कर रही हैं उनके बारे में वर्णन करता है। अगर हम ध्यान दें तो 1990 के दशक में इस शब्द का काफी प्रयोग किया जाने लगा है, यानी कि एनवायरमेंटलिज्म और पर्यावरणवाद का यह उन विचारों और सिद्धांतों के बारे में बताता है जिनका मुख्य विचार यह है कि मानव जीवन को प्राकृतिक विश्व के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। इसकी कमी यह मानी जाती है कि यह इकोलॉजिकल संकट के संदर्भ में प्राकृतिक विश्व के बारे में बनी पारंपरिक मान्यताओं को प्रश्नांकित नहीं करता है। इकोलॉजिज्म पर्यावरणवाद से ज्यादा व्यापक है और यह पारंपरिक समझ से आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक विश्व के बारे में समझ रखता है। इकोलॉजिज्म के समर्थक पर्यावरणवाद को सीमित और सुधारवादी मानते हैं, और अगर हमको इनके बीच में अंतर समझना है तो इकोसेंट्रिज्म और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के बीच के अंतर को समझना होगा। ये जो दोनों शब्द हैं इकोसेंट्रिज्म और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म आगे भी ये बार बार हमारे सामने आएंगे, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर आपको पर्यावरणवाद और इकोलॉजिज्म या पारिस्थितिकवाद के बीच में अंतर समझना है तो आपको यह याद रखना होगा कि जो पर्यावरणवाद है वह सीधे तौर पर मनुष्यों को प्रभावित करने वाले
परिवर्तनों की ओर हमारा ध्यान दिलाता है, यानी कि प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो कि सीधे तौर पर मनुष्यों को प्रभावित कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर प्रदूषण का बढ़ना, मिसाल के तौर पर जंगलों के कटने के कारण बारिश ना होने की प्रवृत्ति, गर्मी ज्यादा बढ़ने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर हम पर्यावरण के मुद्दे को देख सकते हैं। लेकिन जो इकोलॉजिज्म होता है वो इससे ज्यादा व्यापक होता है और इसमें सिर्फ मनुष्यों के नजरिए से प्रकृति पर विचार नहीं किया जाता है, बल्कि प्रकृति पर विचार करने के लिए अन्य जीवों को केंद्र में रखा जाता है। तो इस संदर्भ में जो मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और दूसरा इकोसेंट्रिज्म, उनको समझने की जरूरत है। इकोसेंट्रिज्म का मतलब यह हुआ कि जो इकोलॉजी है, जो प्रकृति है, वो सभी जीवों से संबंधित है, सभी प्राणियों से संबंधित है और यहाँ पर उसको केंद्र में रखते हुए विचार करने की जरूरत है। हम दुनिया के बारे में जितना भी विचार कर रहे हैं उसमें इस चीज को केंद्र में रखना होगा। और दूसरा जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है वह यह मानकर चलता है कि जो मनुष्य है वह इस दुनिया के केंद्र में है और अगर हमें दुनिया के बारे में या बेहतर दुनिया बनाने के बारे में सोचना है तो हमें मनुष्यों को इसके केंद्र में रखना होगा। तो ये जो इकोसेंट्रिज्म एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का वाद विवाद है वो काफी हद तक पर्यावरणवाद और इकोलॉजिज्म के बीच के अंतर को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कई बार यह कहा जाता है कि जो इन्वायरमेंटलिज्म है वो सीमित है क्योंकि यह मुख्य रूप से मनुष्यों के हितों के बारे में ही बात करता है और जो इकोलॉजिज्म है वह ज्यादा व्यापक है। लेकिन हमें यहाँ इस बात को समझकर रखने की आवश्यकता है, अच्छी समझ बनाने की जरूरत है कि जो इन्वायरमेंटलिज्म है वो इकोलॉजिज्म से बाहर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इकोलॉजिज्म एक बड़ा दायरा है और उसके भीतर इन्वायरमेंटलिज्म उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जब इकोलॉजिज्म सभी जीवों को महत्व देने की बात करता है तो मनुष्य भी उसमें शामिल होता है। दूसरा, इन्वायरमेंटलिज्म के भीतर, पर्यावरणवाद के भीतर जब मनुष्यों के हितों के कारण पर्यावरण के संरक्षण की बात कही जाती है तब भी ऐसा नहीं है कि उससे इकोलॉजी का हित पूरा नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अगर यह कहा जाता है कि मनुष्यों का हित इसमें है कि वे अपने पर्यावरण का संरक्षण करें और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए क्या जरूरी है कि वो पेड़ पौधे लगाएं, जंगलों को बर्बाद होने से बचाएं, तो जब ऐसी स्थिति आएगी, जब जंगल बढ़ेंगे तो एक ऐसी स्थिति जरूर आएगी जहां पर जंगलों में जंगली जानवर भी रहेंगे, पशु पक्षियों का भी एक आश्रय स्थल बनेगा। तो इससे जो इकोलॉजिज्म का जो लक्ष्य है, यानी कि सभी जो जीव जंतु हैं उनके हितों की बराबरी या बराबर तरीके से उनको देखने की जो प्रवृत्ति है, सबको बराबर महत्व देने की जो बात है इकोसेंट्रिज्म की, वह भी लक्ष्य पूरा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटलिज्म है वो इकोलॉजिज्म का एक महत्वपूर्ण भाग है और जो इकोलॉजिज्म है वो इन्वायरमेंटलिज्म से थोड़ा व्यापक है, उसकी चिंताओं का दायरा और बड़ा है। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि इन चिंताओं से भी आखिरकार मनुष्यों के हित ही पूरे होते हैं। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो हम यह देखेंगे कि जो एक प्रमुख वाद विवाद उभर कर सामने आता है वह इस बात से संबंधित है कि आखिर यह कब कहा जा सकता है कि एक तरह की इन्वायरमेंटल चिंता जो है वो पूरी दुनिया में आने लगी। अब अगर हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर को, तो हम ये देखेंगे कि उसके पहले भी औद्योगिक क्रांति के बाद संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही, या हम कहें कि आधुनिक दौर के आरंभ से ही एक प्रवृत्ति रही कि एक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो कि संसाधनों के दोहन पर आधारित जो व्यवस्था है, उससे हम काफी हद तक अपनी प्रगति कर सकते हैं और इस तरह की प्रगति को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन धीरे धीरे इसके नकारात्मक पक्ष भी सामने आने लगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि महात्मा गांधी, विलियम हार्डी या फिर रिचर्ड या पीटर क्रोपोटकिन जैसे जो कुछ चिंतक थे, उनके लेखन में बार बार यह बात सामने आती थी कि इस तरीके से विकास का जो एक पूरा मॉडल है वह सही नहीं है। लेकिन बाद में 1960 के दशक के आरंभ में 1962 में रिचर्ड कार्सन ने एक बुक लिखी द साइलेंट स्प्रिंग, और इसने जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की बात है उस पर काफी चिंता को बढ़ा दिया
और इसमें उन्होंने और इसके माध्यम से उन्होंने इकोलॉजी के बारे में एक चेतना भी पैदा की। उन्होंने पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशकों और दूसरे रसायनों के उपयोग द्वारा वन्य जीवन और मानव जीवन को हुए नुकसान के बारे में बताया। तो एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि आधुनिक दौर में रेचल कार्सन एक ऐसी लेखिका रही जिन्होंने 1950 के दशक के बाद जिन्होंने पर्यावरण के बारे में इकोलॉजी से संबंधित जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में एक चेतना को बढ़ावा दिया। इसमें उन्होंने यह कहा कि किस तरीके से पेस्टिसाइड का उपयोग करने से जो बहुत सारे पशु पक्षी जो रोजमर्रा के जीवन में लोगों को दिखा करते थे वे धीरे धीरे विलुप्त होते गए, क्योंकि पेस्टिसाइड के कारण जब वो फसलों के पास जाते तो वो उनके अस्तित्व के लिए खतरनाक बन गया। तो इसी संदर्भ में उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग जो उनकी पुस्तक का शीर्षक है वह इसी चीज को या इसी विचार को अभिव्यक्त करता है कि जो ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को सामने लाने, ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा करने की जो मनुष्यों की चाह है, उसके कारण से जो बहुत सारे जीव जंतु हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। और उनका यह तर्क रहा है रेचल कार्सन का कि इससे खुद मनुष्यों का जो जीवन है वह बेहतर नहीं हुआ है, बल्कि वह एक नकारात्मक या नेगेटिव दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। बाद के दौर में कई अन्य पुस्तकें और कई अन्य रिपोर्ट भी जिन्होंने कि पर्यावरण के बारे में चिंता को काफी गहरे रूप में बढ़ाया। इसमें एल्रिक और हर्मन की हाउ टू बी अ सर्वाइवर, गोल्डस्मिथ और अन्य द्वारा लिखी गई ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल और संयुक्त राष्ट्र की एक अनौपचारिक अनऑफिशियल रिपोर्ट ओनली वन अर्थ जो कि 1972 में आई थी, और क्लब ऑफ रोमन के द्वारा प्रस्तुत किया गया द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। इस तरीके के सारे जो लेखन थे वो प्रमुख थे। अब इसमें इन अलग अलग लेखनों में जैसे रेचल कार्सन का तो हमने जिक्र किया, अन्य सारे लेखन में यह दर्शाने जिस तरीके से पूरी चर्चा हो रही है उसमें हम एक ऐसी स्थिति को देख सकते हैं जिससे कि मनुष्य जो है वो अपने आप को काफी एक नकारात्मक स्थिति में पाते हैं। क्योंकि धरती एक है, इसके संसाधनों का काफी उपयोग हो रहा है, तो अगर अभी मनुष्य इसके बारे में नहीं चेतते हैं, उनके भीतर एक तरह का कॉन्शियसनेस, एक तरह की जागरूकता नहीं आती है संसाधनों के दोहन के बारे में, तो यह मानव सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस तरीके की बल्कि एक आध रिपोर्ट पे तो यह भी कहा गया कि सन 2000 तक सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो ये इसने एक ऐसा माहौल पैदा किया लोगों के मन में जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि अगर वो अभी इसके बारे में चिंता करने की शुरुआत नहीं करते हैं तो यह मानव सभ्यता के लिए एक अत्यंत खतरनाक स्थिति को पैदा कर सकता है। और इसके बाद लोगों ने इसके बारे में ज्यादा गहराई से विचार करना शुरू किया। अब अगर हम इस पूरी पहलू पर आगे बढ़ते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक पारिस्थितिकवाद या इकोलॉजिज्म है उसका प्रमुख तत्व क्या है, तो उसमें हम कुछ बिंदुओं को रेखांकित कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो प्रमुख बात है वो ये कि एक इकोलॉजी की जो पूरी परिकल्पना है वो इकोलॉजिज्म का महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद संपूर्णतावाद या होलिज्म की बात है। तीसरे स्तर पर सस्टेनेबिलिटी या सततता की बात की जाती है। चौथे स्तर पर पर्यावरण नीति शास्त्र या एनवायरमेंटल एथिक्स की बात है। और पांचवें स्तर पर स्वप्राप्ति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात आती है। अगर हम इकोलॉजी पर ध्यान दें तो यह एक प्रमुख विचार सामने आता है कि जो इकोलॉजी है उसमें यह माना जाता है, जैसे मैंने शुरू में बताया इकोसेंट्रिज्म की बात, कि प्रकृति मनुष्यों के उपयोग या दोहन के लिए है, यह सोच सही नहीं है। यह जोर दिया जाता है इकोलॉजिज्म के भीतर भी और जो इसकी इकोलॉजी की संकल्पना है उसके भीतर भी। जॉन लॉक या कार्ल मार्क्स के विचारों में इस तरह की अवधारणा सामने आती है। अब अगर आप मैंने पहले भी जॉन लॉक का जिक्र किया है, तो अगर आप जॉन लॉक के लेखन पर ध्यान दें तो वो यही कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं अगर मनुष्य उसमें अपना श्रम मिला देते हैं तो उनकी अपनी शक्ति और उनकी अपनी संपत्ति बन जाती है। यानी कि वे प्राकृतिक वस्तुओं के मनुष्यों के दोहन को अनुमति देते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में वो उस पर यह शर्त लगाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उपयोग लायक ही वस्तु लेगा और दूसरों के लिए उतनी ही अच्छी वस्तु छोड़ देगा, और जैसा कि हमने देखा है कि बाद में उसे निकलने का रास्ता भी बता देते हैं। उसी तरीके से अगर हम कार्ल मार्क्स के लेखन पर विचार करें
तो हम ये देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का लेखन एक ऐसी सोच पर आधारित प्रतीत होता है जिसमें कि वो यह मानते हैं कि प्रकृति के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके हर तरह की समस्याओं से निकला जा सकता है। तो और इसके बारे में मार्क्स के लेखन के आधार पर कई तरीके के वाद विवाद सामने आए हैं, जिसके बारे में हम और विस्तार से तब चर्चा करेंगे जब हम इको सोशलिज्म की बात करेंगे। लेकिन जो मुख्य बात है वो यह कि यह समझ जो आमतौर पर राजनीतिक चिंतकों के लेखन में रही है कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उसका अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। इकोलॉजिज्म जो है वह उस पर एक तरीके की रोक लगाता है और यह इकोसेंट्रिज्म पर जोर देता है। इकोलॉजिज्म प्रत्येक जीव के अपने हैबिटेट से संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है। वह इस बात पर जोर देता है कि जिस तरीके से प्रकृति मनुष्यों के लिए है, वैसे ही प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन अन्य जीवों के लिए भी हैं। मिसाल के तौर पर चूहे के लिए या शेर के लिए या टाइगर के लिए भी। तो इस आधार पर मनुष्य सिर्फ यह दावा नहीं कर सकता है कि वही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेगा। और इस संदर्भ में अर्ने नेस द्वारा प्रस्तुत डीप इकोलॉजी का विचार प्रमुख है। अर्ने नेस ने जो डीप इकोलॉजी का विचार दिया उसका मुख्य अर्थ यही था कि जो सभी जीव हैं उन सब का एक दावा है प्रकृति पर, प्रकृति के साधनों पर, और सिर्फ मनुष्य जो हैं वो यह दावा नहीं कर सकते हैं कि वे संसाधनों का जैसे चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं। और जो अर्ने नेस थे उन्होंने अपनी इकोलॉजी को जिसे उन्होंने कि डीप इकोलॉजी या गहन इकोलॉजी कहा, उसको उन्होंने शैलो या सारहीन इकोलॉजी के विचार से अलग किया। अब हम थोड़े संक्षेप में गहन इकोलॉजी या डीप इकोलॉजी और सारहीन इकोलॉजी के बीच के अंतर को समझेंगे। पहले स्तर पर जो डीप इकोलॉजी है वह पारिस्थितिकवाद की बात करता है। पारिस्थितिकवाद का अर्थ ये हुआ कि जो जैसे मैंने आपको बताया इकोसेंट्रिज्म इसके अर्थ में आ जाएगा कि जो भी संसाधन है और उसमें जितने भी जीव हैं इस दुनिया में सबका बराबर महत्व है और किसी को भी दूसरे के लिए कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। जो शैलो या सारहीन इकोलॉजी है उसमें एनवायरमेंटलिज्म पे जोर दिया जाता है, यानी कि परिस्थितियों को इतना बेहतर बनाएं जिससे कि मनुष्यों का जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सके, और ऐसा करते हुए निश्चित रूप से अन्य जीवों के अस्तित्व को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अन्य जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखना, उनके लिए बेहतर स्थान को बनाना खुद मनुष्यों के हित के लिए आवश्यक होता है। तो ये पर्यावरणवाद का एक तत्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डीप इकोलॉजी है वो ज्यादा व्यापक है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक जो विशेषता इकोसेंट्रिज्म की होती है वह यह होती है कि इकोलॉजी से जुड़े हुए सारे जो जीव जंतु हैं वो केंद्र में हैं और उनके आधार पर ही एक सोच और विचार का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जो शैलो इकोलॉजी होती है उसमें क्या कहा जाता है कि एक लाइट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म हो। लाइट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की बात करते हुए यह इस बात को समझना कि अन्य जीवों का अस्तित्व जो है वो उसके बगैर मनुष्यों का अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। यानी कि अगर अन्य जीव नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, बाकी सारे जीवों को हम दुनिया से हटा देंगे, तो जो मनुष्य हैं वो अपने हित को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस अर्थ में जो एक लाइट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है वो यह मानता है कि मनुष्य का हित सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्यों का हित अन्य जीवों के हितों से जुड़ा हुआ है। डीप इकोलॉजी प्रकृति के महत्व पर जोर देती है और जो शैलो इकोलॉजी होती है वो ह्यूमैनिटी के महत्व पर, मानवता के महत्व पर जोर देती है। और ये जो डीप इकोलॉजी है वो एक रेडिकल संपूर्णतावाद या रेडिकल होलिज्म की बात करती है, और यह एक जो शैलो इकोलॉजी होता है वो सीमित संपूर्णतावाद की बात करता है। सीमित संपूर्णतावाद का यहाँ पर मतलब यही है कि जो पूरी ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति को हम कह सकते हैं, जितने सारे तत्व हैं उनको एक साथ देखने की जो प्रवृत्ति है वो शैलो इकोलॉजी में कम होती है। ये जो होलिज्म वाली बात है इसको हम लोग आगे और विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा जो डीप इकोलॉजी है वो प्रकृति में मूल्य मानती है, यानी कि प्रकृति अपने आप में महत्वपूर्ण है और प्रकृति का उपयोग सभी जीवों के हित में होना चाहिए। जो शैलो इकोलॉजी है वह एक मैकेनिक वैल्यू पे विश्वास करती है,
जिसका अर्थ यह है कि अगर प्रकृति मनुष्य के लिए फायदेमंद है तो हम प्रकृति को ज्यों का त्यों छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसका दोहन करने से, उसको एक्सप्लॉइट करने से हमें लाभ होता है तो हमें वो करना चाहिए। दूसरा कि जो डीप इकोलॉजी है उसमें एनिमल राइट्स की बात होती है। एनिमल राइट्स का अर्थ यह है कि जो एनिमल्स हैं उनको अगर हम उनके अधिकारों से दूर करते हैं तो यह एक गलत चीज होगी, और कई स्तरों पर ये इसके लिए कानूनन सजा का प्रावधान करने का भी जोर देते हैं इस बात पर जो डीप इकोलॉजी के सपोर्टर्स हैं। लेकिन अगर हम सारहीन इकोलॉजी की बात करें तो इसमें एनिमल वेलफेयर पर जोर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि पशुओं की भलाई के लिए कुछ कार्य किए जाएं। तो जो वेलफेयर और राइट्स में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर साफ तौर पर सामने आता है। जो डीप इकोलॉजी है वो ग्रोथ का पूरा विरोध करती है, जिसका अर्थ यह है कि इसका मानना है कि जो ग्रोथ की कोशिश होती है वो निश्चित रूप से जो अन्य जीव होते हैं, अगर हम वनों की बात करें तो वनों में जो अन्य जीव होते हैं उनके हितों की अवहेलना करती है। यानी कि अगर किसी जंगल में संसाधनों का दोहन आरंभ होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वहां जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके हितों की अवहेलना होती है। इसलिए जो समृद्धि या ग्रोथ का जो पूरा लक्ष्य है उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। जो शैलो इकोलॉजी है उसमें क्या कहा जाता है, उसमें यह कहा जाता है कि नहीं, ग्रोथ पे जोर दिया जाना चाहिए लेकिन वो सस्टेनेबल या सतत होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम जब भी संसाधनों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें यह ध्यान रखना होगा कि उससे जो अन्य जीव जंतु हैं उनके हितों को नुकसान ना हो। तो ये जो एक सस्टेनेबल की बात है वहां पर हमें याद रखना होगा कि शैलो इकोलॉजी में वो इसलिए सस्टेनेबल की बात है क्योंकि उससे मानव का हित जुड़ा हुआ है। और ये समृद्धि का जो डीप इकोलॉजी विरोध करती है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि इससे वो उनका मानना है कि पूरी तरीके से जो अन्य जीव होते हैं उनको हितों को नुकसान होता है। और यहाँ पर डीप इकोलॉजी में एक तरीके की इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस की बात कही जाती है कि सबके भीतर ये एक चेतना है कि जो इकोलॉजी से संबंधित विविध पहलू हैं उन पर उनके बारे में वो जाने और अपने आप को संवेदनशील बनाए। और यहाँ पर जो व्यक्तिगत विकास की बात है, यानी कि एक सामूहिक स्तर पर चेतना लाने के बजाय शैलो इकोलॉजी में ये कोशिश की जाती है कि खुद व्यक्ति इस बात की समझ बनाए कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण करना उसके अपने हितों के लिए आवश्यक है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हैं जो कि हम देख सकते हैं कि शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी के बीच में हैं। और मोटे तौर पर आप यह याद रखेंगे कि जो डीप इकोलॉजी है वह यह मानकर चलती है कि जो दुनिया में जितने सारे जीव हैं वो पूरी दुनिया के संसाधनों के समान हकदार हैं, और सिर्फ मनुष्य को यह हक नहीं है कि वो अपने फायदे के लिए संसाधनों का उपयोग करें। दूसरी ओर जो शैलो इकोलॉजी है वह मनुष्यों को दुनिया के केंद्र में मानते हुए इस बात पर जोर देती है कि खुद मनुष्यों के भलाई के लिए यह आवश्यक है कि वे अन्य जीवों का या जो पर्यावरण के से जुड़े अन्य पहलू हैं उनका संरक्षण करें। तो ये प्रमुख अंतर इनके बीच में है। जो दूसरी विशेषता है इकोलॉजिज्म की वह संपूर्णतावाद या होलिज्म से संबंधित है। फ्रिडजॉफ कापरा ने अपनी पुस्तक द टर्निंग पॉइंट जो कि 1982 में प्रकाशित हुई थी उसमें आधुनिक दर्शन और विज्ञान को प्रकृति को एक मशीन की तरह पेश करने का दोषी पाया है। उनका यह कहना है कि आधुनिक दर्शन और विज्ञान में प्रकृति को इस तरीके से देखा गया जिसमें कि प्रकृति अलग अलग संसाधनों को स्रोत के रूप में है और विकास के लिए उन संसाधनों का दोहन किया जा सकता है। कापरा का यह मानना है कि उसके पहले यानी कि आधुनिक दौर से पहले मध्य युग में प्रकृति को एक ऑर्गेनिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता था। कापरा कहते हैं कि रेने देकार्त और इजैक न्यूटन ने प्रकृति को एक मशीन के रूप में प्रस्तुत किया। कापरा इनके द्वारा पेश पैराडाइम को मौजूदा इकोलॉजिकल संकट के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जो एक आधुनिकता के साथ जो एक सोच आई वो इस बात से संबंधित है कि मनुष्य एक गुड लाइफ या उत्तम जीवन को हासिल कर सकता है और वह चाहे तो अपनी कोशिशों से जो प्रकृति के जो अलग अलग स्वरूप हैं या उसके जो अलग अलग संसाधन हैं उनका उपयोग कर सकता है। तो कापरा इसको क्रिटिसाइज करते हैं और वो ये कहते हैं या दूसरे इकोलॉजिकल जो थिंकर हैं वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि इसके स्थान पर एक होलिज्म
के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। इसे होलिज्म का जो पूरा सिद्धांत है उसे जॉन स्मिथ्स ने पेश किया था। ये बोअर जनरल थे और साउथ अफ्रीका के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। जो होलिज्म है उसका अर्थ है प्रकृति को इसके विभिन्न अंशों में नहीं बल्कि संपूर्णता में समझा जाना चाहिए। संपूर्णता अलग अलग भागों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फ्रिट्जॉफ कापरा ने यह भी कहा कि विज्ञान का इस तरह विकास हो सकता है कि यह संपूर्णता को बढ़ावा दे। तो जब हम इस तरीके से चीजों को समझेंगे तब हमें यह एहसास होगा। उदाहरण के तौर पर जो होलिज्म के समर्थक वो मानते हैं कि अगर हम अपनी विकास के लिए दोहन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि मान लीजिए कि किसी जंगल के आसपास के क्षेत्रों में है, किसी पर्वत पर है, तो ऐसी स्थिति में इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से हमें यह ध्यान रखना होगा, अगर हम होलिज्म में चीजों को देखेंगे तो, कि किस तरीके का नुकसान अन्य जीवों या अन्य प्राणियों को हो रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको टुकड़ों में बांट कर देखेंगे और हम यह देखेंगे कि हमें वहां जाकर नेचुरल रिसोर्सेज को ले लेना है, तो उससे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं इकोलॉजिज्म से जुड़े हुए उसकी उपेक्षा हो जाती है। तो विज्ञान का प्रयोग, कापरा का कहना है कि इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जा सकता है कि आखिर कैसे हम एक होलिस्टिक जो एटीट्यूड है या होलिस्टिक जो सोच है उसका विकास करें। तीसरे स्तर पर सस्टेनेबिलिटी या सततता की बात आती है। इकोलॉजिस्ट या पारिस्थितिकवादी यह मानते हैं कि सभी राजनीतिक विचारधाराओं में यह माना जाता है कि मनुष्य का जीवन अनंत संभावनाओं से भरा होता है और इनमें प्रकृति और संसाधनों के दोहन पर बल दिया जाता है। चाहे हम उदारवाद की बात करें या चाहे हम मार्क्सवाद की बात करें, उसमें इस तरीके की सोच सामने आती है। और हम यह देखेंगे कि इन दोनों तरीके के विचारों में अगर हम एक तो पूंजीवादी व्यवस्था जो उभरकर आधुनिकता के साथ सामने आई, उसमें संसाधनों का उपयोग करते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने पर जोर दिया गया और यही एक मुख्य स्रोत बना पश्चिमी देशों के विकास का। जो इसके विकल्प के रूप में एक मार्क्सवादी चिंतन सामने आया, उसमें भी जो मॉडल अपनाया गया, चाहे वो सोवियत यूनियन हो चाहे वो चीन हो, वहां पर जो मॉडल था वो इसी पर आधारित था कि औद्योगिकरण किया जाए, कारखानों को स्थापित किया जाए, कारखानों के माध्यम से ज्यादा संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो आमतौर पर जो जितने भी एक पारंपरिक राजनीतिक विचारधाराएं रही हैं उनमें इस बात पर जोर दिया जाता रहा है। लेकिन बाद में हम देखेंगे जो इकोलॉजिकल थिंकिंग से जुड़े हुए विचारक थे, उन्होंने कई अलग अलग तरीके के विचार प्रस्तुत किए। केनेथ बॉल्डिंग ने एक स्पेसशिप अर्थ का विचार दिया। इसका अर्थ यह है कि एक स्पेसशिप की तरह हमें पृथ्वी को देखना चाहिए, जो कि जिसके पास सीमित संसाधन है, और अगर हम यह इस तरीके से पृथ्वी को देखेंगे तो निश्चित रूप से हम इन संसाधनों का इस सीमित दोहन की ओर ध्यान देंगे। हम यह नहीं चाहेंगे कि संसाधनों का इतना ज्यादा उपयोग हो कि कुछ ही समय बाद सारे संसाधन खत्म हो जाएं। लेकिन इस तरीके की सोच लाना एक अपने आप में पारिस्थितिक चेतना की या इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस की मांग करता है। तो जो ये एक विचार आया, अगर हम स्पेसशिप के रूप में पृथ्वी को देखेंगे तो हम अंधाधुंध इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ नहीं जाएंगे और हम ऐसे विकास को नहीं अपनाएंगे जिसमें कि धरती के सारे संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने पर जोर दिया जाए, क्योंकि हमें यह समझ होगी कि एक समय के बाद ये संसाधन खत्म होने वाले हैं। और इसी संदर्भ में E.F. शुमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इट्स ब्यूटीफुल में बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का विचार दिया, जिसमें कि बड़े संसाधनों के दोहन पर आधारित कारखानों की अर्थव्यवस्था की बजाय सामुदायिक स्तर पर चलने वाली अर्थव्यवस्था का एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। और शुमेकर का विचार जो था वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर जो एक संपन्नता है उसको नकारने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनका यह कहना था कि जो चीजें सामुदायिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ाव रखते हुए की जा सकती हैं उनकी तरफ हमें जाना चाहिए और हमें एक छोटे स्तर पर चीजों को संगठित करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हम पर्यावरण नीति शास्त्र के विचार को देख सकते हैं। पर्यावरण नीति शास्त्र का विचार अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों के व्यवहार को बुनियादी रूप से बदलने पर जोर देता है।
तो पर्यावरणीय नीति शास्त्र का जो पूरा मसला है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों में बुनियादी रूप से एक चिंता लाने की बात करता है कि किस तरीके से मनुष्य जो है वो अपनी प्रकृति और प्रकृति में हो रहे क्षरण के बारे में अपने आप में एक जिम्मेदारी की भावना का विकास करें। और इस संदर्भ में भविष्य की पीढ़ियों के प्रति जो जिम्मेदारी की भावना है वह एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने आता है। यानी कि जो भविष्य में जो पीढ़ियां होंगी उसके बारे में किस तरीके से हम अपने दायित्व को देखते हैं। क्या हम यह चाहते हैं कि जिस तरीके की स्थिति पर्यावरण की अभी है उससे बेहतर ही स्थिति में हम प्रकृति को और पर्यावरण को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। और इसी संदर्भ में मनुष्यों पर जो मानक लागू होते हैं, जिस तरीके के नॉर्म्स हम मनुष्यों के बारे में सोचते हैं, क्या उसे अन्य जीवों पर भी लागू किया जाना चाहिए, यह सवाल भी सामने आता है। और इस संदर्भ में काफी वाद विवाद भी होता रहा है। इसमें पीटर सिंगर द्वारा पशु अधिकारों के पक्ष में दिया जाने वाला तर्क अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पीटर सिंगर इस बात पर जोर देते हैं उपयोगितावादी तर्क का प्रयोग करते हुए कि पशु भी मनुष्यों की तरह डर से बचना चाहते हैं। यानी कि उपयोगितावाद में जिसमें कि जेरेमी बेंथम का विचार सबसे प्रमुख माना जाता है और जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी उसमें विचार रखा, तो उसमें यह माना जाता है, जेरेमी बेंथम ने कहा कि मनुष्यों में दुख से बचने और सुख को हासिल करने की प्रवृत्ति होती है। पीटर सिंगर इसी तर्क को पशु पर भी लागू करते हैं और वे कहते हैं कि पशुओं में भी यह चाह होती है कि उन्हें सुख की अनुभूति हो और वो दुख से बचें। वे अन्य जीवों की तुलना में मनुष्यों को के हित को ऊपर रखने को स्पेसिसिज्म की संज्ञा देते हैं और इनके लिए यह सेक्सिज्म और रेसिज्म की तरह ही बुरा है। यानी कि अगर आप रेसिज्म करते हैं तो आप एक नस्ल को ज्यादा ऊपर रखते हैं और दूसरे नस्ल को कम उसके नीचे रखते हैं। उसी तरीके से अगर आप स्पेसिसिज्म करते हैं तो आप एक प्राणी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और दूसरे प्राणी को कम महत्व दे रहे हैं, जो कि पीटर सिंगर के अनुसार एक सही चीज नहीं है। लेकिन पीटर सिंगर के आलोचकों ने का यह मानना है कि वे समान अधिकारों के स्थान पर दयालु व्यवहार की बात करते हैं, जो कि अपने आप में एक आदर्श स्थिति नहीं मानी जा सकती है। और उनकी विवेचना में पेड़, पत्थर, नदी जैसे नॉन सेंटिएंट जीवन रूप सम्मिलित नहीं है। यानी कि मुख्य रूप से वो ऐसे जीवों की बात करते हैं जो वास्तविक अर्थों में दर्द को महसूस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस बात का प्रमाण नहीं है कि बहुत सारे पेड़ जो होते हैं उनके पत्तियों को तोड़ने पर उन्हें दर्द होता है, या पत्थर, नदी के बारे में तो बिल्कुल नहीं माना जाता है कि उनके भीतर कोई संवेदनशीलता नहीं होती है। तो ये सारे जो दायरे हैं वो पीटर सिंगर की जो पर्यावरण के प्रति चेतना का जो पूरा थियरी है उससे वो अलग हट जाता है। यहाँ पर फिर टॉम रिगन का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द केस फॉर एनिमल राइट्स में सभी जीवों के समान अधिकार होने का तर्क दिया। उनका यह कहना था कि जो अलग अलग जीव हैं, और ये एक तरीके से जो इकोसेंट्रिज्म का जो पूरा विचार था उसी को आगे बढ़ाने की तरह था। तो इकोसेंट्रिज्म के विचार में तो यही माना गया कि दुनिया में जितने सारे जीव हैं वो सभी समान व्यवहार के अधिकारी हैं। तो इसी अर्थ में टॉम रिगन ने भी अपने विचारों को रखा। लेकिन अब इस विचार के साथ समस्या है, कई स्तरों पर समस्या है। एक तो यह कि इसमें अगर हम सभी पशुओं और मनुष्यों के अधिकारों को समान रखते हैं तो फिर यही कहना पड़ेगा कि जो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मच्छर है तो मच्छर को मनुष्य नहीं मार सकता है, क्योंकि अगर जितने मनुष्य के जीवन का महत्व है मच्छर के जीवन का ही महत्व है। या फिर एक तरीके से एक बहुत बड़ा उद्योग है जो मछली पालन या फिर मुर्गे या बकरी या अन्य पशुओं के मांस से संबंधित है। तो अगर इस तरह का तर्क दिया जाएगा तो निश्चित रूप से एक बुनियादी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो पैदा होता है। तो यहाँ मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो इकोसेंट्रिज्म की जो पूरी सोच है अलग अलग स्तरों पर हम देखें तो उसके साथ समस्या यही है कि अगर हम मनुष्यों के बराबर अन्य जीवों के अधिकारों को रखते हैं तो कुछ मामलों में वो तार्किक लगता है, लेकिन बहुत सारे मामलों में वो अव्यवहारिक लगने लगता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर मनुष्यों के लिए अपने जीवन का निर्वाह करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तो ये एक आलोचना भी है जो कि हम ओवरऑल इकोलॉजिज्म के विचार की देख सकते हैं। बहरहाल अभी हमें यह समझ कर रखने की जरूरत है
कि जो इकोलॉजिज्म का एक तत्व है इन्वायरमेंटल एथिक्स के रूप में, उसका मुख्य तत्व यही है कि लोगों के भीतर यह चेतना बढ़े कि आने वाली पीढ़ियों के संबंध में या फिर अन्य पशुओं, अन्य जीवों के बारे में उनकी क्या चेतना होनी चाहिए और वो चेतना कैसे बढ़े। ये इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है वह लोगों के व्यवहार का एक दायरा, लोगों के व्यवहार की एक आचार संहिता, उसका एक नॉर्म तैयार करने की कोशिश करता है। इसके बाद एक जो अन्य प्रमुख विशेषता है वह इस बात से संबंधित है कि किस तरीके से जो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या स्व प्राप्ति की बात होती है वह इकोलॉजिज्म से जुड़ी हुई है। इकोलॉजिज्म मानव के स्वार्थ और भौतिक लालच के बजाय एक ऐसे वैकल्पिक जीवन पर जोर देता है जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि प्रकृति के साथ संतुलन पर निर्भर हो। इसमें अब्राहम मास्लो के आवश्यकताओं के पदसोपान पर बल दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की गरिमा को उसकी भौतिक या आर्थिक आवश्यकताओं से ऊपर रखा जाता है। इसमें उत्तर पदार्थवादी जीवन पर जोर दिया जाता है। उत्तर पदार्थवादी जीवन का अर्थ यह है कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उससे आगे बढ़ते हुए एक अलग तरह के जीवन की परिकल्पना करना, जिसमें प्रकृति के साथ रहना, अन्य जीवों के साथ भलाई करना, कुछ हद तक आवश्यकताओं को सीमित रखना, इस तरह की बातें भी शामिल हो सकती हैं। तो ये जो एक पूरा तर्क है वो इसी बात पर है कि अगर हम वास्तव में एक इकोलॉजिज्म की स्थिति लाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी बात यह है कि हम जीवों के प्रति अपने दृष्टिकोण को तो बदलें ही, लेकिन मनुष्य के रूप में हम अपनी जीवन शैली को भी बदलें और हम एक ऐसी जीवन शैली के आदर्श को अपनाएं जिसमें कि हम जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको महत्व दें और उस डिग्निटी को सुरक्षित रखने के लिए हम दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाने से ही बचें। और हम ऐसा करने से बच सकते हैं अगर हमारी जीवन शैली में परिवर्तन हो जाता है, अगर हम ज्यादा संसाधनों की चाह नहीं रखते हैं, अगर हम यह नहीं चाहते कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा संपत्ति या संपदा हो। तो ये एक सोच है जो कि स्वप्राप्ति के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा हम जो जिस चीज पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वो ये है कि इकोलॉजिज्म जो है, जो एक नई विचारधारा के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है, उसका राजनीति से किस तरीके का जुड़ाव रहा है। तो मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इकोलॉजिज्म जो है वह उदारवादी समाजों में ही उभर कर सामने आया, उदारवादी पूंजीवादी समाजों में, क्योंकि वहां पर लोगों को यह एहसास हुआ कि क्रोध की चाह में बहुत ज्यादा नुकसान प्रकृति को पहुंचाया जा चुका है। तो लेकिन जो इकोलॉजिज्म की जो एक धारा है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो लिबरल जो व्यवस्था है वहीं तक सीमित रही है, बल्कि इसके अलग अलग तरीके के रूप रहे हैं और बहुत सारी विचारधाराओं के साथ मिलते हुए ये रूप सामने आए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 4 रूपों की चर्चा करेंगे। पहला, दक्षिणपंथी पारिस्थितिकवाद या राइट विंग इकोलॉजिज्म। दूसरा, पारिस्थितिक समाजवाद या इको सोशलिज्म। तीसरा, पारिस्थितिक अराजकतावाद या इको एनार्किज्म। और चौथा, पारिस्थितिक नारीवाद या इको फेमिनिज्म। तो सबसे पहले अगर हम दक्षिणपंथी पारिस्थितिकवाद पर ध्यान दें तो इसमें हमें यह समझना होगा कि जो दक्षिणपंथी विचार हैं, और निश्चित रूप से हमेशा ही हम उसको नाजिज्म तक खींचकर नहीं ले जाएं। ये जरूरी नहीं है कि हर दक्षिणपंथी विचार नाजीवाद की तरह ही बहुत ही उग्र और हिंसक हो, लेकिन हम जब भी दक्षिणपंथी विचारों को देखेंगे तो अगर उसके एक्सट्रीम रूप को भी देखें, यानी कि अगर हम नाजी दौर में भी देखें तो वहां पर एक आकर्षण दिखता है औद्योगिक सभ्यता से दूर जाकर एक ग्रामीण सभ्यता की ओर जाने का। बैक टू द लैंड आंदोलन जो था वो नाजी दौर में शुरू हुआ था। इसमें तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध हुआ और पुरातन मूल्यों पर आधारित जीवन शैली का समर्थन किया गया। इसमें किसान नेता डारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असल में विभिन्न गृह चिंतकों के लेखन में भी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है, हालांकि कई बार इनके लेखन में दक्षिणपंथ का प्रभाव नरम दक्षिणपंथ के रूप में होता है। यानी कि अगर हम दक्षिणपंथ को समझें तो वो कई रूपों में वो समझ सामने आती है। कई बार वो उसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू के रूप में राइट विंग थिंकिंग में स्टेट के मिनिमल रोल की भी तरफदारी की जाती है। लेकिन यहाँ जब हम दक्षिणपंथ की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है अतीत को आदर्श मानने की प्रवृत्ति, यानी कि जो मौजूदा समय में चीजें हैं वो बहुत ही समस्यापूर्ण हैं और जो अतीत में कोई स्वर्ण युग था
वहां तक हमें जाना है। तो इस संदर्भ में नाजिज्म में या कई दूसरे सारे जो ग्रीन राइटर्स हैं, उनके लेखन में यह प्रवृत्ति सामने आती है कि वे मौजूदा समय को बहुत सारी समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं से भरा हुआ मानते हैं, और उनका यह कहना होता है कि जो पुरातन समय में जीवन शैली थी, जो ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहते थे, जो सीमित संसाधनों के बीच लोग रहते थे, वह सही था। हालांकि हमेशा ही यह एक सख्त रूप में सामने नहीं आता है, कई बार यह नरम दक्षिण पंथ के रूप में होता है, और कई बार उसमें भी कई तरह के प्रगतिशील तत्व हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि यह हमेशा एक नकारात्मक रूप में ही सामने आए, और यह भी आवश्यक नहीं है कि जो अतीत की ओर जाने वाले जो बात करने वाले लोग हों वह नाजिज्म के स्तर तक जाएं, बल्कि एक नरम दक्षिणपंथी के रूप में भी वो इसका समर्थन कर सकते हैं। तो मौजूदा समय में मुख्य तर्क हम यही देना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो कि जो एक राइट विंग इकोलॉजिज्म है उसका अस्तित्व है, या इकोलॉजिज्म के भीतर राइट विंग एलिमेंट है। दूसरे स्तर पर हम पारिस्थितिक समाजवाद या इको सोशलिज्म की बात करते हैं। यह धार्मिक पुरातन प्रवृत्तियों से खुद को दूर रखता है। एक प्रमुख जर्मन इको सोशलिस्ट रोडोल्फ बारो ने यह तर्क दिया कि पूंजीवाद ही पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का बुनियादी कारण है। इसके अलावा इसमें मार्क्स के आरंभिक लेखन पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें कुछ हद तक मानव और प्रकृति से जुड़ाव को दिखाया गया है। और इसमें हम जो जेबी फॉस्टर हैं उनकी पुस्तक को प्रमुख रूप से देख सकते हैं। उन्होंने 2001 में एक पुस्तक लिखी, मार्क्स's इकोलॉजी, मटेरियलिज्म एंड नेचर। इसमें उन्होंने मार्क्स के कुछ उपेक्षित पड़े लेखन का विश्लेषण किया और मार्क्स के लेखन में पर्यावरण की चिंताओं को सिद्ध करने की बात कही। लेकिन हम यह देख सकते हैं कि जो रेड और ग्रीन है उनके बीच में एक तरह का तनाव भी रहा है, यानी कि मार्क्सिज्म के भीतर और इकोलॉजिज्म की जो बात करने वाले लोग हैं उनके भीतर से विशेष रूप से जो मार्क्सवाद के भीतर इनको एक संदेह से देखा जाता रहा है। जो ग्रीन की बात करने वाले या जो हरित या फिर जो पारिस्थितिकी की बात करने वाले लोग हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि ये लोग एक ऐसी प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पुराने समय की ओर ले जाना चाहता है। उसी तरीके से जो ग्रीन थिंकर्स हैं वो मानते रहे हैं कि मार्क्सवाद के भीतर, और विशेष रूप से जो मार्क्सवाद व्यवहारिक रूप से सामने आया सोवियत यूनियन या चीन जैसे देशों में, वहां पर संसाधनों के दोहन पर अत्यधिक जोर दिया गया, और संसाधनों के दोहन के कारण जैसे कि कैपिटलिज्म की वाली व्यवस्था में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पर्यावरण का, पारिस्थितिकी का, वैसा ही नुकसान क्रांति के बाद बहुत सारे मार्क्सवादी शासन वाले देशों में भी हुआ। तो इस आधार पर एक तनाव की स्थिति रही, लेकिन बाद में बहुत सारे विचारकों ने यह कोशिश की कि एक तरीके का साझापन विकसित किया जाए, और उसी कोशिश के परिणाम स्वरूप यह जो एक आइडिया उभर कर सामने आया वो हम कह सकते हैं कि इको सोशलिज्म के रूप में था। तो इको सोशलिज्म के बारे में अगर हम संक्षेप में देखें तो वो यह मानता है, पहली बात कि पहली कोशिश यह रही जेबी फॉस्टर जैसे चिंतकों की कि मार्क्स के लेखन में ही हम यह दिखाने की कोशिश करें कि पारिस्थितिकी की चिंताएं थी, और कुछ हद तक जहाँ मार्क्स एलिनेशन की बात करते हैं और जब वो नेचर और ह्यूमन बीइंग के संबंध की बात करते हैं तो एक समझ ऐसी दिखती है। दूसरे स्तर पर कोशिश यह की गई कि यह कहा गया कि मार्क्स के द्वारा या मार्क्सवाद के भीतर जो संसाधनों के दोहन की बात है उसको हम इस तरीके से सैद्धांतिक बदलाव करें कि संसाधनों के असीमित दोहन पर रोक लग सके। और तीसरे स्तर पर जो माइकल लोवी और जोएल कॉयल जैसे जो सिद्धांतकार थे, जिन्होंने 2001 में एक इको सोशलिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया, तो वो सिद्धांतकार आते जिनका यह कहना है कि ठीक है, हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें यह दिखाना ही है कि खुद मार्क्स के लेखन में पारिस्थितिकी या इकोलॉजी संबंधी चिंताएं थी, बल्कि हमें यह समझना है कि मौजूदा समय में एक स्थिति है, तो क्या मार्क्सवाद के बुनियादी सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम इस इकोलॉजिकल क्राइसिस की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो माइकल लोवी और उनके साथी ने इस बात पर जोर दिया एक सोशलिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से कि जो कैपिटलिज्म है जब तक से उसको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक से हम एक ऐसी स्थिति में नहीं आ सकते हैं जहां पर हम वास्तविक अर्थों में इकोलॉजिकल क्राइसिस को खत्म कर पाए। तो ये जो एक वर्णन है वो काफी एक महत्वपूर्ण वर्णन के रूप में सामने आता है। उसके बाद हम
पारिस्थितिक अराजकतावाद को देख सकते हैं। पारिस्थितिक अराजकतावाद जो है, मैंने एक विचारधारा के रूप में एनार्किज्म की चर्चा की है आपके सामने, और मुझे यह उम्मीद है कि आपको यह याद होगा कि जो एनार्किज्म है वो किसी भी तरीके की अथॉरिटी को ह्यूमन बीइंग के ऊपर थोपने का विरोध करता है, वो स्टेट का विरोध करता है, वो रिलीजन के रूल का विरोध करता है, और वो यह चाहता है कि मनुष्य जिस प्राकृतिक रूप में दुनिया में आता है वह उसी रूप में अपना जीवन यापन करे और उसके ऊपर अलग अलग तरह की अथॉरिटीज का प्रयोग ना हो। तो अराजकतावाद वह विचारधारा है जो पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील होने का सबसे ज्यादा दावा कर सकती है। ग्रीन आंदोलन के बहुत से चिंतकों ने 19वीं सदी के अराजकतावादी कम्युनिस्टों के विचारों के प्रभाव को स्वीकार किया है। इस संदर्भ में पीटर क्रोपोटकिन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बुकचिन, जो कि एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसे चिंतक हैं जो कि अराजकतावाद के माध्यम से पारिस्थितिकी को समझने की कोशिश करते हैं, उन्होंने सोशल इकोलॉजी के विचार के रूप में इस समन्वय को अभिव्यक्त करने की कोशिश की। अराजकतावादियों ने मानव पर नियंत्रण के विविध रूपों का विरोध किया और उसके स्वाभाविक जीवन पर जोर दिया। उन्होंने विकेंद्रित व्यवस्था पर भी बल दिया। ये विचार पारिस्थितिक अराजकतावाद की बुनियाद है कि किस तरीके से अगर एक विकेंद्रित व्यवस्था होती है तो वहां पर प्रकृति को कम से कम नुकसान होगा या प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक तरीके का संतुलन बनाया जा सकता है। एक अन्य रूप जो सामने आता है पारिस्थितिकी और जो मुख्य धारा के राजनीतिक विचार हैं उनके बीच में, वह इकोफेमिनिज्म या पारिस्थितिक नारीवाद के रूप में है। इसमें मूल रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि पितृसत्ता और उसके कारण बनी संस्थाओं के कारण प्रकृति खतरे में है। जिन्हें नारीगत गुण माना जाता है उनमें संरक्षण की भावना निहित होती है। और यहाँ पर हम कुछ हद तक ये याद कर सकते हैं कि किस तरीके से जो एथिक्स ऑफ केयर की बात करने वाली सिद्धांतकार थी और उन्होंने भी इस बात पर बल दिया है कि जो दुनिया है उसमें उन गुणों को प्रधानता देने की जरूरत है जिन्हें पारंपरिक रूप से फेमिनाइन क्वालिटीज या नारीगत गुण मानकर एक कोने में धकेल दिया गया है। और यह कहा गया है कि अगर दुनिया को अच्छी तरीके से संचालित करना है तो वो पुरुषों के गुणों के माध्यम से ही हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो इकोफेमिनिज्म है वो इस बात पर जोर देता है कि जो महिलाओं के गुण हैं उनमें जो संरक्षण की जो बात होती है वो स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। वे प्रकृति का संरक्षण कर सकती हैं क्योंकि वे खुद माँ होती हैं। मैरी डेली ने अपनी पुस्तक जिन इकोलॉजी में इस बात पर जोर दिया कि यदि महिलाएं अपने नारीगत प्रकृति से जुड़ी रहें तो वे खुद को पितृसत्ता से मुक्त कर सकती हैं। आधुनिक इकोफेमिनिस्ट ने बच्चों को जन्म देने या उनका पालन पोषण करने के आधार पर महिलाओं में केयर और संरक्षण की भावना होने पर जोर दिया। हालांकि इसकी आलोचना भी की जाती है और यह कहा जाता है कि असल में इकोफेमिनिस्ट जो हैं वह उसी स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रही हैं जो कि महिलाओं के बारे में समाज में पहले से मौजूद है। इस स्टीरियोटाइप में यह माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वे एक खास तरीके की प्रकृति और एक खास तरीके के गुणों को धारण करने वाली होती हैं, इसलिए उन्हें बहुत से कामों से अलग रखने की जरूरत है। तो नारीवाद के भीतर हम ये तनाव देख सकते हैं कि एक तरफ बहुत सारी नारीवादी इस पूरे धारणा को ही बदलने की कोशिश करती हैं कि जो काम है या जो काम करने का जो तरीका है और उसको गुणों के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए और कुछ गुण नारीगत गुण होते हैं और कुछ गुण पुरुषों के गुण होते हैं। उनका कहना है कि पूरे समाज में जो महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार है, उनके साथ जो शोषण का व्यवहार पितृसत्ता के द्वारा किया जाता है, उसका आधार यही बंटवारा है। लेकिन जैसे मैंने कि आपको बताया कि इको फेमिनिस्ट जो हैं उनका जोर इस बात पर है कि हमें जो नारीगत गुण माने जाते हैं उन्हें अपनाने की जरूरत है और अगर ऐसा किया जाता है तो प्रकृति का बेहतर तरीके से संरक्षण किया जा सकता है और प्रकृति के साथ जो लगातार दोहन या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे बचा जा सकता है। तो ये एक प्रमुख विचार के रूप में यहाँ पर सामने आता है। और अगर हम इसकी कुछ आलोचनाओं की तरफ ध्यान दें जिस रूप में ये पूरे विचार उभर कर सामने आया है, उसमें मैं यहाँ पर 3 बिंदुओं को रेखांकित करना चाहूँगा। एक तो ये है कि इसमें मैं बार बार मैंने जोर दिया है
कि पारिस्थितिक केंद्रवाद या इकोसेंट्रिज्म की एक सीमा हो सकती है, जो कि इकोलॉजिज्म का एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसमें जिस तरीके से इन्वायरमेंटलिज्म को एक हे दृष्टि से देखा जाता है, मैंने आपको बताया कि जो इन्वायरमेंटलिज्म है वो इकोलॉजिज्म का एक पार्ट है, लेकिन जो वास्तव में इकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्वायरमेंटलिज्म को आलोचना की निगाह से देखते हैं। उनका कहना ये होता है कि ये बस समझौते करके चीजों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एक खतरा होता है कि एक तो ये कि इकोसेंट्रिज्म का विचार पूरी तरीके से व्यवहारिक नहीं हो सकता है। हम, जैसा मैंने आपको बताया कि हम मच्छर के जीवन और मनुष्य के जीवन को एक तराजू पर अगर रखेंगे तो शायद हम व्यवहारिक रूप से कोई भी काम करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि इकोसेंट्रिज्म में मनुष्यों के हितों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देने के कारण भी यह एक तरीके से आकर्षक नहीं बन पाता। तो इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि जो इन्वायरमेंटलिज्म का दावा है वह हकीकत के ज्यादा करीब है और वह मनुष्यों को प्रेरित करने में ज्यादा समर्थ है। तीसरा जो पहलू है वो ये है कि आलोचना के रूप में कि एक खतरा इसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, और वह खतरा यह है कि यह एक ऐसी सोच को बढ़ावा दे सकता है जो कि नव दक्षिण पंथ के विचारों को आगे बढ़ाए। तो और इस खतरे को हमने देखा भी, क्योंकि अगर हम पूरी तरीके से इसी बात पर निर्भर रहने लगे कि जो मौजूदा जीवन शैली है उसी में समस्या है, और जो बहुत ही प्राचीन काल में जब लोग कुटिया बनाकर रहते थे वो एक आदर्श व्यवस्था थी, और उस समय सारा कुछ सारे व्यवहार जो थे वो प्रकृति से सुसंगत थे। तो यह सोच जो है वह एक ऐसी विचारधारा को स्थापित करने में सहायक साबित होगी जो हर तरीके के नवीन सोच को या नवीन जीवन शैली को प्रश्नांकित करती है और जो अतीत के हर चीज को गौरवमयी बताती है। तो यह जो एक खतरा है वह इकोलॉजिज्म के लेखन में भी, इकोलॉजिज्म के सैद्धांतिकरण में भी दिखता है। बहरहाल हमें यह चीज याद रखने की आवश्यकता है कि जो पारिस्थितिकवाद है उसने एक नए तरीके के चिंतन को बढ़ावा दिया है। यह चिंतन मनुष्यों के जीवन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी है, क्योंकि अगर हम मानव सभ्यता को, पृथ्वी को बचाने की परिकल्पना करते हैं तो उस परिकल्पना में एक ऐसे जीवन शैली की जरूरत होगी जहां पर अन्य जीवों के जीवन को भी महत्व दिया जाए, जहां पर हम पर्यावरण के बारे में खुद को संवेदनशील बनाएं, जहां हम इस बात की लगातार कोशिश करें कि हम एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जिससे भविष्य की पीढ़ियों को भी हम प्रकृति को ऐसे रूप में दे पाएं जिससे वे प्रकृति के विभिन्न उपहारों का सही तरीके से उपभोग कर पाएं, न कि हम एक ऐसी स्थिति बनाएं जिसमें कि मानव की आने वाली पीढ़ियां अन्य जीवों से खुद को रहित पाएं, यानी कि अन्य जीव वहां पर मौजूद ना हो और सिर्फ मनुष्य ही हो, या अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो भयानक प्राकृतिक आपदाओं वाली स्थिति होगी। और मौजूदा समय में दुनिया के अलग अलग भागों में जब हम प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं तो वो असल में प्रकृति के साथ किए जाने वाले दोहन का ही एक बड़ा नतीजा होता है। तो इस लिहाज से इकोलॉजिज्म एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में सामने आया है और विभिन्न स्थापित राजनीतिक विचारधाराओं ने इससे जूझते हुए खुद को बदलने की कोशिश की है। वे लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि उनकी अपने पूरी रूपरेखा में जो इकोलॉजी से जुड़ी हुई चिंताएं हैं वो सामने आ पाए। अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो हम भारतीय संदर्भ में इकोलॉजी और पर्यावरणवाद के बारे में हुए लेखन पर विचार करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे अलग अलग तरह की धाराएं या अलग अलग तरह के चिंतन भारतीय संदर्भ में मौजूद हैं। आज के इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में मिलते हैं और हम इकोलॉजी के बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।